फ्रेंड्स, आई एम साइंस टीचर सना बानो। नाउ स्टार्ट न्यू चैप्टर। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम, मॉड्यूल फर्स्ट, फेजेस ऑफ द मून। इस लेसन में हम मून के फेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि मून के फेजेस होते हैं और कैसे वो निकलता है मून, ओके, किस तरह वो डिसअपियर होता है, ये हम इस मॉड्यूल में जानेंगे। लेट मी स्टार्ट मॉड्यूल फर्स्ट, फेजेस ऑफ द मून। सूरज जल जाता है। जब आप स्काई की तरफ देखते हो, आकाश की ओर देखते हो, तो क्या नजर आता है? आपको बहुत सारे जगमगाते ऑब्जेक्ट्स ट्विंकलिंग करते हुए आकाश में नजर आते हैं। वो क्या होते हैं? बिल्कुल सही, स्टार्स होते हैं। द ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड व्हाट? स्टार्स। स्टार्स के आसपास आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स और भी आकाश में नजर आते हैं जो ट्विंकल नहीं करते, बट ये रात को नजर आते हैं। वो क्या है? ये होते हैं प्लैनेट्स। क्या होते हैं? प्लैनेट्स। स्टार्स, प्लैनेट्स, उनके सैटेलाइट्स के अलावा कई बार आपको आकाश के अंदर कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, शूटिंग स्टार्स, ये सब नजर आते होंगे। तो जो वास्ट स्पेस है जिसके अंदर अर्थ के चारों तरफ आपको नजर आ रहा है, जिसके अंदर ये स्टार्स भी है, प्लैनेट्स भी है, उसके सैटेलाइट्स भी है, कॉमेट्स भी है, एस्ट्रॉइड्स भी है, शूटिंग स्टार्स भी है, इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम यूनिवर्स कहते हैं। तो यूनिवर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? सारी हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज कौन कौन सी है? स्टार्स, प्लैनेट्स, उनके सैटेलाइट्स, मीटियोर्स, कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स। व्हाट डज द यूनिवर्स इंक्लूड्स? The universe includes the celestial or heavenly bodies like the stars, the planets and their satellites, meteors, comets and asteroids. और हम जो साइंस पढ़ते हैं इन heavenly bodies को स्टडी करने के लिए, उसे हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमी क्या होती है? The branch of science which deals with the study of heavenly bodies is called astronomy. और जो एस्ट्रोनॉमी को डिटेल में पढ़ते हैं उन लोगों को क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। Who are astronomers? People who study the universe are called astronomers. तो आपको समझ आ गया होगा कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं आज। हम पढ़ रहे हैं आज स्टार्स और सोलर सिस्टम के बारे में, जो कि हमारे यूनिवर्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले हेवनली बॉडी मून के बारे में। आपको पता है कि कोई भी हेवनली बॉडी जो प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सैटेलाइट। So what is a satellite? A celestial body revolving around a planet is known as a satellite. सभी प्लैनेट्स के अंदर एक्सेप्ट मर्क्यूरी और विनस, उनके अपने नेचुरल सैटेलाइट है। अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ की चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वो है मून। द मून इज द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट। आकाश में जब रात को देखते हो आप, तो आपको चांद नजर आता है। चांद जो होता है वो ब्राइटेस्ट नजर आता है आपको। और आपको पता है कि मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती, अपनी कोई लाइट नहीं होती, तो फिर लाइट कहाँ से आती है? ये सन से रिफ्लेक्ट होके लाइट हमारे पास आती है। और चूंकि मून सबसे नजदीक है अर्थ से, तो ये सबसे बड़ा नजर आता है ऑब्जेक्ट स्काई के अंदर। ये आपको स्टार से भी बड़ा नजर आता है। और आपको बता दें कि सारे स्टार्स और प्लैनेट्स बहुत ही दूर दूर है एज कंपेयर टू मून। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं अबाउट अवर अर्थ्स मून, विच इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन नाइट स्काई। The Earth's moon is the brightest object in the night sky. Does the moon have its own moonlight? No, the moon has no light of its own. It is the light from the sun which is reflected by the moon's surface. Why is moon looking very bigger than the stars? Because the moon is nearer to the earth, it appears to be much bigger than the stars. The stars and the planets are much bigger than the moon. तो चलिए मून के बारे में कुछ और फीचर्स पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि अर्थ से मून का डिस्टेंस कितना है, तो ये है 3,84,400 किलोमीटर्स। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ? 3,84,400 किलोमीटर्स। आपको पता है कि अर्थ जो है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है, तो कितना टाइम लगता है? 1 साल लगता है, 365 डेज। आपको पता है मून भी चारों ओर अर्थ के रिवॉल्व करता है, उसे कितना टाइम लगता है? 27 days and 8 hours. How much time is taken by the moon to complete one revolution around the earth? The time taken by the moon to complete one revolution around the earth is 27 days and 8 hours, यानी approximately 27.3 days, जो कि अर्थ को कितना लगता है? 365 days
to complete one revolution around the sun. मून का डायमीटर कितना है? मून का डायमीटर है 3,474 kilometers. What is the diameter of the moon? Moon's diameter is about 3,474 kilometer. ये अर्थ की साइज से तकरीबन 1/4 के बराबर है। मून का सरफेस कैसे दिखता है? तो मून के सरफेस में आपको माउंटेन्स और क्रेटर्स नजर आएंगे। माउंटेन्स आपको पता ही है, अर्थ के ऊपर भी बहुत सारे माउंटेन्स हैं, कुछ स्टिफ माउंटेन है, कोई हाई माउंटेन्स है। यही माउंटेन्स जैसे हमारे अर्थ पे है, ये माउंटेन्स ऐसे मून पे भी है। क्रेटर्स क्या होते हैं? क्रेटर्स होल होते हैं मून के सरफेस पे। कहा जाता है कोई एस्टेरॉयड या कॉमेट जब मून के सरफेस पे गिरता है तो क्या बनाती है? क्रेटर्स बनाती है। व्हाट आर क्रेटर्स? क्रेटर्स आर होल्स formed when asteroids or comets from the space hits the moon surface. What do you see beside craters on the moon surface? We see many steep and high mountains on the surface of the moon. मून के एटमॉस्फेयर के बारे में बताइए। मून के ऊपर एयर नहीं होती, तो मून के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं होता। तो मून हैज नो एयर एंड हेंस नो एटमॉस्फेयर। आपको पता है, हमने साउंड चैप्टर पढ़ा था, साउंड को एयर या मीडियम की आवश्यकता होती है ट्रैवल करने के लिए। क्योंकि मून में एयर नहीं होती तो मून के ऊपर क्या नहीं सुनाई देता आपको साउंड सुनाई नहीं देता। इसलिए आपने देखा होगा कि जो मून पे जाते हैं वो किससे बात करते हैं? वो वॉकी टॉकी से बात करते हैं। मून पे लाइफ क्या है? मून पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रही? क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है, एयर ही नहीं है। और आपको पता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एयर का होना बहुत जरूरी है। नो लाइफ एग्जिस्ट ऑन द मून बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। आपको पता है लूनर डे में मून का सरफेस टेम्परेचर कितना होता है? 123 डिग्री सेल्सियस। द सरफेस टेम्परेचर ड्यूरिंग द लूनर डे इज 123 डिग्री सेल्सियस। और लूनर नाइट के अंदर सरफेस टेम्परेचर कितना होता है? -233 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द सरफेस टेम्परेचर during the lunar night? The surface temperature during the lunar night is -233 degree Celsius. आपको पता है मून की 2 साइड्स होती है, बट हम कभी भी मून की बैक साइड को देख ही नहीं सकते। पता है क्यों? We can never see the back side of the moon from the earth. क्यों? क्योंकि मून भी जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, उतना ही टाइम लगता है जितना कि अर्थ को रोटेट करने में लगता है टाइम। जिसकी वजह से हमेशा हम मून की एक साइड को ही हम हर बारी देखते हैं, दूसरी साइड को कभी देख ही नहीं पाते। दोबारा समझते हैं कि हमें मून की बैक साइड क्यों नजर नहीं आती। दिस इज बिकॉज द मून रोटेट्स अबाउट हिज एक्सिस इन अबाउट द सेम टाइम इट टेक्स टू ऑर्बिट द अर्थ। जिसकी वजह से दिस रिजल्ट्स इन द सेम फेस टर्न टुवर्ड द अर्थ एट ऑल टाइम्स। जो साइड मून की हमें सामने दिखती है उसे हम नियर साइड बोलते हैं। द साइड ऑफ द मून दैट फेसेस अर्थ इज कॉल्ड द नियर साइड। और जो ऑपोजिट साइड जो मून की है, जो कभी देख नहीं पाते, उसे हम बोलते हैं फार साइड। द ऑपोजिट साइड ऑफ द मून विच इज नॉट सीन बाय द अर्थ इज कॉल्ड द फार साइड। समझ आया? मून के अंदर 2 साइड होती है, हम हमेशा नियर साइड को ही देख पाते हैं, फार साइड को कभी देख नहीं पाते। आपको कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं हम। जो मून के ऊपर जो लार्जेस्ट क्रेटर है वो है साउथ पोल एकेन बेसिन। साउथ पोल एकेन बेसिन का जो डायमीटर है वो है 2240 किलोमीटर। और उसकी डेप्थ जो है, जो क्रेटर का होल है, वो 13 किलोमीटर। ये मून पे पाया जाने वाला लार्जेस्ट क्रेटर। मून पर पाया जाने वाला जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो है एपेनाइज। इस माउंटेन रेंज की एक माउंटेन पिक माउंट एवरेस्ट के बराबर है। आपको पता है माउंट एवरेस्ट जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन है। तो आपको माउंटेन मून पे भी नजर आएंगे। क्या आपको पता है 24 सितंबर 2009 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अपना पहला लूनर मिशन भेजा था, चंद्रयान-1। इस चंद्रयान-1 की सफलता थी कि उसने इस चीज की एविडेंस दी है कि मून के सरफेस पर लार्ज क्वांटिटीज में वाटर प्रेजेंट है और वो वाटर अभी भी फॉर्म हो रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए इस मॉड्यूल के मेन कंसेप्ट को दोबारा रिवाइज करते हैं। व्हाट इज यूनिवर्स?
The vast space which includes everything that exists on the earth and around it is called the universe. What is astronomy? The branch of science which deals with the study of heavenly bodies is called astronomy. Who are astronomers? People who study the universe are called astronomers. What are the heavenly bodies found in the universe? The universe includes the celestial or heavenly bodies like the stars, the planets and their satellites, meteors, comets, and asteroids. Name the only Earth's natural satellite. The moon is the Earth's only natural satellite. तो फ्रेंड्स, आपने आज नया चैप्टर स्टार्ट किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मॉड्यूल के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चलिए इस मॉड्यूल के मेन कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए दी हुई एक्सरसाइज को हम लिखकर प्रैक्टिस करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को आप इजीली, करेक्टली, कॉन्फिडेंटली और बिना ग्रेमिंग लिख पाओगे। तो चलिए फेजेस ऑफ द मून। आपको पता है कि मून जो है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है और अर्थ मून के साथ सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। द अर्थ अलोंग विद द मून आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। आपको मालूम है अब मून की अपनी लाइट नहीं होती। वो क्या करता है? सन की लाइट को हमारी तरफ रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है? सन की लाइट को हमारी तरफ रिफ्लेक्ट करता है। The moon has no light of its own. The moon reflects the sunlight falling on it towards the earth. तो हम मून का वही पार्ट देख सकते हैं जो वो सन की लाइट को हमारी ओर रिफ्लेक्ट कर सके। We therefore see only that part of the moon from which the light of the sun is reflected towards us. कई बार आपने देखा होगा कि स्काई के अंदर चांद नजर ही नहीं आता। कई बार आपको चांद आधा नजर आता है, कई बार आपको पूरा चांद नजर आता है। ऐसा क्यों है? जो चांद का फेस हमें नजर आता है स्काई के अंदर, उसे हम सनलिट फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सनलिट फेस ऑफ द मून। तो हम सनलिट फेस ऑफ द मून अलग अलग देखते हैं क्योंकि अर्थ की, सन की और मून की पोजीशन अलग अलग होती है। यू सी डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द सनलिट फेसेस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द सन, द मून एंड द अर्थ। तो जो आप मून की सनलिट फेसेस को अलग अलग देखते हो, कभी पूरा मून नजर आ रहा है, कभी आधा मून नजर आ रहा है, कभी मून नजर ही नहीं आ रहा, इसको हम क्या बोलते हैं? फेजेस ऑफ द मून। क्या बोलते हैं? फेजेस ऑफ द मून। तो व्हाट इज फेजेस ऑफ द मून? द डे टू डे चेंजेस इन द शेप ऑफ द मून एज सीन फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून। समझ आया आपको? तो चलिए एक एक्टिविटी करते हैं फेजेस ऑफ द मून को समझने के लिए। एक आप बड़ी बॉल को लीजिए, उस बड़ी बॉल के अंदर आधे पोर्शन को व्हाइट पेंट करिए और आधे पोर्शन को ब्लैक पेंट करिए। आपने क्या किया? टेक अ बिग बॉल, पेंट वन हाफ ऑफ इट व्हाइट एंड द अदर हाफ ब्लैक और अपने दोस्त को लेकर ग्राउंड में जाइए। गो आउट इनटू द प्ले ग्राउंड विथ योर फ्रेंड और ग्राउंड के ऊपर लगभग 2 मीटर रेडियस का एक सर्कल खींचिए। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ अबाउट 2 मीटर ऑन द ग्राउंड। अब आप क्या करिए? सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए जैसे फिगर में दिया हुआ है। डिवाइड द सर्कल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स एज शोन इन द फिगर। तो अभी तक आपने क्या करा? एक सर्कल खींचा जिसका रेडियस कितना है? 2 मीटर है, प्लेग्राउंड के ऊपर, और इसको आपने 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब आप जो है सर्कल के सेंटर में खड़े हो जाइए और अपने दोस्त को बॉल पकड़ाइए पोजीशन 1 पे। जो पहला पॉइंट सर्कल का है उसको पोजीशन 1 माना है। व्हाइट पर्सन जो बॉल का है वो हमेशा सन की तरफ रखना चाहिए। आस्क योर फ्रेंड टू कीप द व्हाइट पोर्शन ऑफ द बॉल ऑलवेज टुवर्ड्स द सन। और ये भी ख्याल रखना कि जो लाइन डिवाइड कर रही है ब्लैक और व्हाइट पोर्शन को, वो हमेशा सीधी रखनी चाहिए। द लाइन डिवाइडिंग द व्हाइट एंड द ब्लैक पोर्शन इज केप्ट वर्टिकल। अगर आप ये एक्टिविटी सुबह कर रहे हो तो व्हाइट पोर्शन जो है वो आप ईस्ट की तरफ रखेंगे, और अगर आप एक्टिविटी शाम को कर रहे हो तो इसको बॉल को आपने जो व्हाइट पोर्शन है वो वेस्ट की तरफ रखना चाहिए। ऐसा क्यों? आपको पता है कि सन जो है ईस्ट पे राइज करता है और सेट इन द वेस्ट। तो आप कहाँ पे खड़े हो? सर्कल के सेंटर में।
आपका फ्रेंड कहाँ पे खड़ा है? पोजीशन 1, जो कि सन फेसिंग है। अब आप क्या करिए, जो पोर्शन आपको व्हाइट पोर्शन नजर आ रहा है बॉल का, उसकी शेप को आप एक ड्राइंग शीट में बना लीजिए। उसके बाद अपने फ्रेंड को बोलिए कि पोजीशन 2 पे जाए। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो व्हाइट और ब्लैक पोर्शन को लाइन डिवाइड कर रही है वो सीधी रहनी चाहिए। अब आप व्हाइट पोर्शन कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो उसको नोट करिए। फिर उसको पोजीशन 3 पे, फिर पोजीशन 4 पे, फिर पोजीशन 5 पे, फिर 6 पे, फिर 7 पे, फिर 8 पे खड़ा होने को कहिए। और हर पोजीशन पे आप जो व्हाइट पोर्शन आपको नजर आ रहा है उसको ड्रॉ करिए। तो आप देखेंगे कि ये जो आप ड्रॉ कर रहे हो वो सारे के सारे उनके फेजेस के बराबर हो। यानी कि एक बार आपको पूरा फेस नजर आएगा बॉल का, और एक पोजीशन में जाके आपको बॉल का व्हाइट पोर्शन नजर ही नहीं आएगा। तो इसको हम कंपेयर किससे कर सकते हैं? फेजेस ऑफ द मून पे। समझे आप? ये एक्टिविटी आप जरूर करिए अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में या अपने घर के आसपास जो प्लेग्राउंड है उस पे। तो आपको इसका कंसेप्ट बहुत क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं डिटेल में द फेजेस ऑफ द मून। सबसे पहले पढ़ेंगे न्यू मून के बारे में। न्यू मून क्या होता है? तो जब मून अर्थ और सन के बीच में होता है तो मून की एक साइड सन की तरफ है और उसकी ऑपोजिट साइड अर्थ को फेस कर रही है। जो पोर्शन मून का अर्थ की तरफ फेस कर रहा है उस पर सन की लाइट गिरती ही नहीं, इसलिए मून का वो पार्ट डार्क में होता है तो हम उस समय चांद को एकदम देख ही नहीं सकते। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यू मून। When the moon is in between the earth and the sun, then the side of the moon lit by the sun is away from the earth, and the side of the moon which is towards the earth is dark. In this position you cannot see the moon at all. This is called new moon. और न्यू मून की नाइट को हम अमावस्या बोलते हैं। और सिंस अमावस्या के दिन आपको चांद नजर नहीं आता तो स्काई आपको डार्क नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर कोई मून लाइट ही नहीं होती। कंसेप्ट समझ आया कि न्यू मून क्या होता है? वो रात जिसके अंदर हमें चांद बिल्कुल नजर नहीं आता, उसे हम न्यू मून नाइट कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। सेकेंड, वैक्सिंग क्रिसेंट मून। आपको पता है कि मून अपने ऑर्बिट में अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाती है। जब ये पोजीशन 1 जो न्यू मून की थी से पोजीशन 2 पे जाती है तो कुछ पार्ट सन का वो रिफ्लेक्ट करती है, उससे आपको थोड़ा चांद का पार्ट नजर आता है। इसे हम क्रिसेंट मून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिसेंट मून। तो आपने क्या समझा? एज द मून मूव्स इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ फ्रॉम पोजीशन 1 to position 2, you can see a small sunlit portion of the moon surface. This is called crescent moon. What is it called? Crescent moon. देखिए फिगर में आपको क्रिसेंट मून नजर आएगा। और जब मून का लाइटेड पार्ट इंक्रीज हो रहा है, यानी आपको पहले मून बिल्कुल नजर नहीं आया था, अब थोड़ा मून नजर आ रहा है, तो आपने क्यों हो रहा है? क्योंकि जो मून का लाइटेड पार्ट है वो इंक्रीज हो रहा है, उसकी साइज। तो हम क्या बोलते हैं इसको? वैक्सिंग। क्या बोलते हैं उसको? वैक्सिंग। तो वैक्सिंग क्या होता है? द इंक्रीजिंग साइज ऑफ द लाइटेड पार्ट ऑफ द मून इज कॉल्ड वैक्सिंग। और चूंकि न्यू मून से थोड़ा चांद नजर आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्रिसेंट मून को वैक्सिंग क्रिसेंट मून। द मून इज ऑल्सो कॉल्ड वैक्सिंग क्रिसेंट मून। आप किस पोजीशन पे आ गए? पोजीशन 3, फर्स्ट क्वार्टर। जब मून अपनी पोजीशन 2 से पोजीशन 3 पे जाता है तो जो मून का सनलाइट पोर्शन है वो और बड़ा हो जाता है, और एक हफ्ते के अंदर आप देखेंगे कि आपको आधा चांद नजर आ रहा है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टर। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वार्टर। एज द मून moves further from position 2 to position 3, the sunlight portion of the moon facing the earth becomes bigger, and within a week you will see half of the moon. It is called what? The first quarter. 4, waxing gibbous moon. जब मून पोजीशन 3 से पोजीशन 4 तक जाता है तो आप देखेंगे कि आपको आधे से ज्यादा मून नजर आ रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? गिब्बस मून। क्या बोलते हैं? गिब्बस मून। क्योंकि लाइटेड पोर्शन मून का बढ़ता जा रहा है इसलिए इसको हम वैक्सिंग गिब्बस मून भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैक्सिंग गिब्बस मून। और 2 हफ्ते के बाद हम फुल मून तक पहुंचते हैं, यानी पोजीशन 4 से जब पोजीशन 5 तक जाता है तो मून जो होता है वो सन से सबसे दूर होता है और उसका पूरा फेस जो है वो अर्थ की तरफ फोकस होता है, तो आपको पूरा मून नजर आता है अर्थ के ऊपर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फुल मून। यानी जिस रात को आप पूरा चांद नजर आता है एकदम राउंड एंड ब्यूटीफुल, इसको हम फुल मून कहते हैं।
फुल मून की नाइट को हम पूर्णिमा कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। और उस दिन पूरी स्काई ब्राइट होती है क्योंकि मैक्सिमम मूनलाइट आपको रात को नजर आती है। फुल मून या पूर्णिमा के बाद अब आपको जो सनलिट पोर्शन मून का है, यानी मून का फेस है, अब आपको धीरे धीरे छोटा नजर आने लगेगा। इसमें क्या हो रहा है कि मून का फेस धीरे धीरे जो उसका लाइटेड पोर्शन है वो कम होता जा रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं वेनिंग। क्या बोलते हैं? वेनिंग। तो फुल मून के बाद जब वेनिंग होता है तो पहले आपको वेनिंग गिब्बस मून नजर आता है। क्या नजर आता है? वेनिंग गिब्बस मून। और ज्यादा वेनिंग के बाद आपको क्या देखते हो? थर्ड क्वार्टर। समझ आया आपको? आप देख रहे हो धीरे धीरे चांद का फेस कम होता जा रहा है। और थर्ड क्वार्टर के बाद आप देखेंगे क्रिसेंट मून। इसको हम क्या बोलते हैं? वेनिंग क्रेसेंट मून। और वेनिंग क्रेसेंट मून के वेनिंग बाद एक समय ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको मून नजर ही नहीं आएगा। यू कैन नॉट सी द मून एट ऑल। और हम क्या बोलते हैं? न्यू मून। तो आप क्या देख रहे हो कि जो मून का लाइटेड पोर्शन है वो कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है। जब मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसे हम क्या बोलते हैं? फेजेस ऑफ द मून। द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग साइज ऑफ द लाइटेड पार्ट of the moon as the moon revolves around the earth is called phases of the moon. एक महीने के अंदर आपको एक न्यू मून और एक फुल मून नजर आएगा। और एक फुल मून से लेकर नेक्स्ट फुल मून तक का जो पीरियड होता है उस टाइम पीरियड को हम एक्चुअली 1 मंथ मानते हैं। ये कितने दिन का होता है? 29.5 डेज। तो जितने मून बेस्ड कैलेंडर्स होते हैं उसके अंदर 29.5 डेज को एक मंथ माना जाता है। इन द मून बेस्ड कैलेंडर्स दिस पीरियड ऑफ 29.5 डेज इज टेकन एज अ मंथ। तो फ्रेंड्स, आज आपने क्या पढ़ा? फेजेस ऑफ द मून। तो चलिए हम क्विकली इसको रिवाइज कर लेते हैं। 1, we see only that part of the moon from which the light of the sun is reflected towards us. Number 2, the increasing and decreasing size of the lighted part of the moon as the moon revolves around the earth is called phases of the moon. 3, the phases of the moon are new moon, waxing crescent moon, first quarter, waxing gibbous moon, full moon, waning gibbous moon, third quarter and waning crescent moon. Fourth, the time period between one full moon and the next full moon is actually 29.5 days. तो फ्रेंड्स, हमें पूरी उम्मीद है कि इस मॉड्यूल के सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आप इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज को आप लिखकर सॉल्व करें। हमें पूरी उम्मीद है कि हर कोई सो स्टूडेंट, आई थिंक आपको ये मॉड्यूल अच्छे से समझ में आ गया होगा इस एनिमेशन के थ्रू। ओके, तो आप इस मेन पॉइंट्स को अपने नोट्स कॉपी में लिखें। थैंक यू एंड टेक केयर।